हमारी डायलॉग विद हिस्ट्री की सीरीज़ में जनाब हसाम उल हक के साथ अपनी गुफ्तगू का ये तीसरा पार्ट है। इस हिस्से में हम आज गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन और उससे मुताल्लिक़ पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडेशन रखी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाने में उनका क्या रोल रहा। सबसे ज्यादा जो है जो आपका इवेंटफुल जो पार्ट था, बाकी तो सब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड है, वो आपका है 1968 की मूवमेंट का। हाँ। और उसमें एनएसएफ की अपनी 68 की मूवमेंट की तहरीक जो किसी हम्म। हद तक कवर कर ली है आपने। फिर हम्म। उसमें जो दूसरा पहलू जो उतने वजाहत से और इतनी तफसील से नहीं आया है, वो है कि जब एनएसएफ ने तय किया और पार्टी ने तय किया कि पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ एक हम क्लोज अलायंस करके चलते हैं हम्म। और उसको हम एक डायरेक्शन देते हैं जो। और फिर उसके बाद जिसने पैगाम भेजा जब वो डॉ मेडिकल कॉलेज में आया था हम्म। महराज मोहम्मद हम्म। खान के थ्रू, और उनकी बातचीत हुई और उसमें एक तरह से उनका आ, एक एग्रीमेंट हो गया। ये तय हुआ कि वो लोग मिलके काम करेंगे। और फिर उस फैसले के मुताबिक तमाम पाकिस्तान में तमाम एनएसएफ और मजदूरों की तंजीमें और सब ने मिलके पीपल्स पार्टी में डिस्कशन हुआ। जाहिर है उस वक्त कोई डॉक्यूमेंट तो तैयार नहीं हुआ था, लेकिन एक फैसला हो गया। हम्म। उस फैसले के उसमें आप शरीक नहीं थे उस वक्त उस फैसले के, लेकिन उस फैसले के मुताबिक जो काम हुआ उसमें आप बहुत आगे आगे और पेश पेश थे। जी जी। और क्योंकि पिंडी में आपका वास्ता पहले ही पड़ चुका था, तो उन चंद लोगों में जैसे महराज मोहम्मद खान थे, आप थे, इसी तरह से और कुछ लोग थे जो बहुत ही क्लोज पीपल्स पार्टी में ऑन स्टेज चले गए। कुछ बैकग्राउंड में रहे, कुछ ऑन स्टेज चले गए। जी सही है। चाहे उसमें शुरू में लाहौर से वो कुछ खाली मुकर्रर थे, वो पार्टी के हिसाब से इतने आगे नहीं थे, हम्म। तारिक अजीज हो हम्म। या आ, दूसरी तरफ से डॉक्टर मुबशर हसन हम्म। और इस तरह के लोग भी थे, अशफाक हम्म। अहमद और हनीफ रामे और शेख रशीद और हम्म। आ, या, जो है खुर्शीद हसन मीर, और अब तो कराची में अबू बकर, और इसी तरह से लाहौर में बहुत सारे लोग उसमें शामिल जाते चले गए। कुछ लोग बराह रास्त पीपल्स पार्टी में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी के जलसों में तकरीरें करते रहे। आप, जहां तक मुझे मालूम है, आप पार्टी के जलसों में भुट्टो के साथ तकरीरें करते रहे, हम्म। अच्छा। किसान कॉन्फ्रेंसों में, किसान मीटिंगों में, जलसों में। किसान कॉन्फ्रेंस हो। तो वो जो एक एक्सपीरियंस था और वो जो वक्त था जिस तरह से आपने किया, वो मुझे लगता है कम आया है। तो हम उससे आज बात शुरू कर सकते हैं। इस आपका जब पहला भुट्टो और पीपल्स पार्टी के साथ वास्ता पड़ा और किस तरह से वो डेवलप हुआ और इवॉल्व हुआ और क्या क्या आपने उसमें किया, वो उसके ऊपर आप फ्री फ्लो आप अपना करें रिकॉर्ड करूं। एक बात याद आ रही है कि हम्म, यू बेयर मी आउट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, लेकिन मुझे बाद में जो पार्टी से जब मैं शामिल शामिल हो गया, एनएसएफ वगैरह ऑर्गेनाइज कर ली, पार्टी में शामिल हो गया, पार्टी के अंदर की तो डिस्कशंस में जो है बात आती थी। हम्म, और ये अक्सर यही आती थी बात कि भाई हम पीपल्स पार्टी के साथ जो है हम कर तो रहे हैं, मगर ये है कि ये क्राउड पुलर तो यही है। तो वो फिर पार्टी की उस वक्त शायद उस वक्त लाइन यही थी कि नहीं, हमने इसको जो है पीपल्स पार्टी का फैसला इसलिए किया है कि हम जो है लोगों को मोबिलाइज कर सकें और एक ड्राइंग रूम की सियासत से निकाल के लोगों की सियासत में ले आए। एक ये, और जी, दूसरे ये कि सोशलिज्म के नाम से जो है अव्वल तो कोई वाकिफ ही नहीं है, और जो वाकिफ है वो इतना मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो हम उनके सामने जो है तो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी कोई इतनी मास फॉलोइंग नहीं हम्म, है। तो एक मास फ्रंट की हमें जरूरत थी। हम्म, हमने इसके तहत जो है ये पीपल्स पार्टी का फैसला किया। तो बिल्कुल। बातों बातों में ये बात आई कि
पीपल्स पार्टी जो है, भुट्टो पहले जो है चूंकि वो मुस्लिम लीग से निकला हुआ था, कन्वेंशन हम्म, मुस्लिम लीग से, तो हम्म, उसका रुझान था काउंसिल मुस्लिम लीग की तरफ जाने का। बिल्कुल। तो फिर जो है वो इसलिए था कि भाई उसको एक बनी बनाई पार्टी मिल जाती और उसके अंदर जो है वो सेक्रेटरी जनरल हो जाते। हम्म, उसने उसने शायद इसका इजहार भी किया था, हम्म, जो कि पार्टी की नॉलेज में था। तो वो खैर महराज मोहम्मद खान वगैरह चूंकि उस वक्त तक बल्कि इन हो चुके थे और भुट्टो से काफी क्लोज भी थे और पार्टी का भी लिंक था उनके साथ। तो उन्होंने उसको रोका कि भाई वहां जाओगे तो दौलताना जो है खा जाएगा तुम्हें, हम्म, तुम्हारे कुछ हैसियत नहीं रहेगी, तुम जो है ना वो मत करो, हम्म, हम देखते हैं। तो कहने लगे क्या? फिर वो नैब का मौलाना भाषानी के साथ जाने का जो है कि भाई वो वो हम इंतजाम करते हैं, हम्म, भाषानी से मीटिंग कराते हैं। और भाषानी का जो है यहाँ वेस्ट पाकिस्तान में कोई इतना बासर मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो आपकी वजह से बन जाएगी, वो मौलाना भाषानी को भी एक अट्रैक्शन नजर आएगी और आपके लिए ये है कि भाई आपकी अपनी वो एग्जिस्टेंस जो होगी वो आपकी वजह से होगी, तो उसका भी बेनिफिट आप ही को मिलेगा हम्म, बनिस्बत दौलताना के। तो वो भुट्टो वॉज अ वेरी शार्प मैन, वो समझ हम्म, गया कि हाँ भाई ये ठीक बात कर रहे हैं। हम्म, तो उसने कहा ठीक है। तो वो फिर भाषानी से मीटिंग वीटिंग अरेंज कराई इनकी, हम्म, भाषानी से बात बात हुई। और ये पार्टी के लेवल की चीजें हैं, इसमें मैं नहीं था बीच में। हम्म, तो ये उनकी उनकी नरेशन थी सारी। तो फिर हमने जो है ना भाषानी से कराई। भाषानी से जब कराई तो वो एक फाइनल अनाउंसमेंट होनी थी कि भाषानी ये सेक्रेटरी जनरल होंगे, हम्म, भुट्टो जो है। तो भाषानी को जो है फिर यहाँ के लोगों ने थोड़ा सा भुट्टो के खिलाफ मुतनफर किया। एक तो अयूब खान के हवाले से कि भाई इतना अरसा ये रहा है और ये वही एस्टेब्लिशमेंट का ही आदमी है और ये है वो है वगैरह वगैरह। दूसरे ये फ्यूडल है, ये हमारे साथ कैसे चलेगा? तो हम्म, ये जो है वो पार्टी का कहना था कि जो यहाँ की लीडरशिप थी वो खैफ थी कि वो जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। मेन हम्म, मेन मेन फिगर जो है वो भुट्टो के ऊपर के आएगी तो उनकी हैसियत कोई नहीं रहेगी। हम्म, तो इस तरह उन्होंने जो है वो ये भुट्टो को और भाषानी के साथ जो एक ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था उसको जो है वो सेबोटाज कर दिया। और वो जो है ना भाषानी ने दोबारा मिलने भुट्टो ने जब मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो भाषानी ने इनकार कर दिया, जिसका भुट्टो को बहुत कलक था। भुट्टो को जब ये पता चला जी कि मेरे इनकार कर दिया मिलने से, टूटल जहनीत तो थी उसकी, वो हम्म, वो अपनी जगह। तो वो भुट्टो ने जो है फिर कहा कि बाद में भी रिप्रोचमेंट की कोशिश की गई कि भाई हम इसको करते हैं, हम बात करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, नो आई डोंट वांट टू मीट। अच्छा नहीं, हम्म, मैं अब अपना फैसला खुद करूंगा। हम्म, तो जब पार्टी कहती है कि जब हमने ये देखा कि भाई अब वो भाषानी वाला मामला भी खत्म हो गया है, तो हमने इसको तजवीज रखी जी कि हम अपनी पार्टी बनाते हैं। हम्म, तो उस पे भुट्टो ने ये कहा कि भाई मैं पार्टी कैसे बनाऊंगा, मुझे तो जो एग्जिस्टिंग कोई पार्टी है उसी में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कारकुन है नहीं। हम्म, आई डोंट हैव कोई पॉलिटिकल कारकुन है नहीं मेरे पास, तो मैं कहाँ से पार्टी बनाऊंगा? हम्म, तो फिर उस पे जो है हमारे लोगों ने ये कहा कि हमने उसको कहा कि भाई हम मौजूद हैं, हम हर जगह मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स में आपने देख ही लिया है, लेबर में आप हमारे हमसे वाकिफ हैं। लेबर में हम हमारी जो है वो ये तंजीम है, किसानों में हमारा काम है, हम पूरे पाकिस्तान में हमारे जो है ना वर्कर्स हैं, ये है वो है। खैर ये सारी बातें कह रहे कि आप तैयार हों संभालने के लिए, क्योंकि क्राउड पुलिंग आपके पास है, क्राउड को आप पुल करें। बाकी जो नीचे का काम है पार्टी के कारकुनों का काम है, पार्टी वर्कर्स जो है वो हम देंगे आप। हम्म, ये बात हुई कि पार्टी वर्कर्स जो है हमारे होंगे और आप करें। एक एक वक्त आया कि इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए पीपल्स पार्टी चूंकि जो है ना सिर्फ खाली भुट्टो के गिर्द ही घूम रही थी, तो हम लोगों ने जो है ना हमने सजेशन दी कि भाई हम जो है ना इसकी वार्ड कमेटियाँ बनाते हैं।
हर छोटे छोटे इलाके के अंदर। तो वो सारी वार्ड कमेटियाँ जो है वो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ शहरों में बनाई, और उस पे जो है ना ज़्यादातर काम हमारे ही वर्कर्स का था, हमारे ही लोगों का था, जिसमें एनएसएफ के लड़के भी शामिल थे। तो वो सारी वार्ड कमेटियाँ तकरीबन जो है हमारे ही कंट्रोल में चल रही होती थी। और पहली वार्ड कमेटी का इफ्तिताह जो है भुट्टो साहब ने सैटेलाइट टाउन में किया था, और हमने जो है ना हमारे एक पार्टी के साथी थे रशीद, उनको वो उसके उन्होंने जो है ना ये एक मॉडल के तौर पे उसको बनाया था, और उनको हमने अनाउंस करवाया। और फिर राजा असलम और दीगर थे, और सबको हमने जो है ना हमारे साथी जो हमारे करीबी थे या जो पार्टी से हमारे जो है या एनएसएफ के साथ चलते थे, उन सबको जो है ना वो पार्टी की जो है वो वार्ड कमेटियों के हवाले सब किया गया। इसी तरह मुल्तान वगैरह में जो है वो सारे जो हमारे साथी थे, महमूद नवाज बाबर थे, इशफाक अहमद ख़ान थे, और एक लड़के को हमने बनाया था, वो बाद में जो है ना पीपल्स पार्टी के दौर में जज बन गया। उसको जो है फिर हमने मुल्तान डिवीज़न का प्रेसिडेंट वगैरह बनाया। वहाँ मुल्तान के सराय की बेल्ट के अंदर अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन हमने जो है बना दी थी एनएसएफ की। फिर खैर एक स्टेज पे ये बात भी आई कि जी पीपल्स गार्ड की, ये मैंने तो नहीं चलाई थी, मुझे पता नहीं है, ये वहीं से शायद मेराज मोहम्मद ख़ान ने चलाई थी या पार्टी ने चलाई थी कि पीपल्स गार्ड एक बनाई जाए। तो वो पीपल्स गार्ड का तो भुट्टो साहब ने फिर किया, और जब पावर में आए तो पीपल्स गार्ड को उन्होंने ख़त्म कर दिया और अपनी एफएसएफ बना ली। तो और फिर उसके बाद जो है एक ये जो वार्ड कमेटीज़ का भी सिलसिला था, ये जब पावर में आए तो ये वार्ड कमेटियाँ भी ख़त्म हो गई और सारी सियासत जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स के गिर्द घूमने लग गई। हाँ, ये पार्टली चीजें ठीक हैं, लेकिन कुछ सीक्वेंसिंग ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि भुट्टो जो है जब ताशकंद से वापस आया था तो जनवरी में 66 में ताशकंद का मुआहदा हुआ था, और जुलाई तक भुट्टो अयूब खान का फॉरेन मिनिस्टर रहा था, वाइल मिनिस्टर। इसने असेंबली में डिफेंड भी किया था, तकरीरें भी की थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी करता था जिससे ताशकंद के ऊपर क्रिटिसिज्म भी आता था। फिर अमेरिकन प्रेशर इसके खिलाफ काफी आया था। अयूब खान को एडवाइस दी थी जॉनसन ने कि गेट रिड ऑफ दिस मैन, और उसके बाद फिर जुलाई में जाके अयूब खान ने इसको हटाया था, और हटाते वक्त भी इसने कहा था कि ठीक है मैं छुट्टी पे चला जाता हूँ, ऐसे सैक नहीं करेंगे। तो ये कोई 2 महीने के लिए बीमारी का कह के छुट्टी पे चला गया, और गवर्नमेंट की तरफ से ये फिर रोम गया, रोम से पेरिस चला गया, और ये पेरिस में रहा। पेरिस में इसकी मुलाकातें कुछ हुई थी, और उसमें एक जो ये मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ जो आप बात कर रहे थे, वो जो उन्होंने आपको वहाँ की पार्टी के कुछ लोगों ने आपने सुनाई जो सुनी थी उनसे बातें, कुछ उसमें फैक्ट था, कुछ ऐसी मिक्स हुई हुई थी चीजें जो रियल नहीं थी। उसमें इसको जे रहीम ने काफी इसकी जे रहीम से अच्छी मुलाकात थी, और अजीज अहमद से, क्योंकि जब ये फॉरेन मिनिस्टर था तो ये लोग फॉरेन मिनिस्ट्री में काम कर चुके थे। जी तो जे रहीम जो था, मुझे ये तो अब तक कहीं से ट्रेस नहीं मिला कि वो पार्टी में था या नहीं, या तो फैल अब्बास की पार्टी में था या नहीं, लेकिन ये मुझे मालूम है कि वो कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट रहा था, और कलकत्ता के जमाने में, और वो जाहिर एक बड़ी फैमिली का था। जस्टिस रहीम जो थे उनका बेटा था, और काफी इन्फ्लुएंस था ये कम्युनिस्ट मूवमेंट से जब पाकिस्तान बन रहा था सोहरावर्दी की वजह। और उसने इसको जो है पहला मैनिफेस्टो उस वक्त एक ड्राफ्ट बना के दिया था पेरिस में, जब पीपल्स पार्टी नहीं बनी थी, और इसने एक पॉइंट्स बना के दिए थे कि तुम्हें इन चीजों पे काम करना चाहिए। और लेकिन उस वक्त तक भुट्टो ने पार्टी बनाने का फैसला नहीं किया था, ये बात सही है। और वापस आके ये सारी बातें पार्टली दुरुस्त हैं कि
इसका ख्याल था कि काउंसिल मुस्लिम लीग के साथ दौलताना के साथ करें, क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो कैसी एक वक्त में दौलताना भी अपनी नौजवानी में मार्क्सिज्म से मुतासिर थे। आपको शायद याद होगा, मैं अगर याद दिला दूं कि दौलताना भी एक वक्त में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ बहुत क्लोज काम कर चुके थे और बहुत रेडिकल थे अपने वक्त के। वो अपने हाँ, वक्त के भुट्टो थे। वो मुस्लिम लीग का रेडिकल ग्रुप था। और लंदन में जब ये थे स्टूडेंट, तो सज्जाद ज़हीर और ये जितने लोग थे उस जमाने में, जो लंदन ग्रुप कहलाता था उस वक्त का, ये उनके उसमें हल्का असर में भी मुमताज दौलताना थे। और ये फ्यूडल लॉर्ड्स में पंजाब के यंग प्रोग्रेसिव एलिमेंट के तौर पर आए थे। और जब ये पाकिस्तान पंजाब वापस आए थे 42 में 43 में, तो ही वाज द फर्स्ट वंस जो कि वो सारे, जो मैं कहता हूँ हमेशा से हमारी डिबेट्स भी होती थी कि पंजाब के सारे फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे और मुस्लिम लीग में नहीं थे। लेकिन एक एक करके लोगों ने शामिल होना शुरू हुए थे। तो पहले शायद वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू में मुमताज दौलताना थे। और जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद किया था 42 के एंड में, और फैसला किया था कि हमें तहरीक पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए, और फिर 43 में मुसलमान कौम से कहा गया था कि वो शामिल हो जाए मुस्लिम लीग में, तो उस वक्त ये दानियाल लतीफी और अब्दुल्ला मलिक और सारे ग्रुप जो है वो पंजाब का वो शामिल हुआ था। और मुमताज दौलताना के साथ मिलके जो ये कहा जाता है कि पूरा जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बना था 1946 के इलेक्शंस का, वो दानियाल लतीफी और अब्दुल्ला मलिक ने बनाया था। और वो उस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जो थे वो मुमताज दौलताना, उन्होंने ही इनको लगाया था कि तुम बनाओ। और ये हकीकत है कि उस वक्त 46 का मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो उस वक्त के लिहाज से सबसे ज्यादा रेडिकल मैनिफेस्टो में शुमार होता था, जिसमें जागीरदारी के खात्मे का बहुत तफसील से तस्करा था। तो ये बातें करते हैं ना लोग के मुस्लिम लीग तो जागीरदारों की पार्टी थी, मतलब नहीं मालूम क्या हुआ क्या था। और इसी तरह से बंगाल में जो है अब्दुल हक वगैरह मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, और उन्होंने बहुत ही इनकलाबी किस्म का मंशूर तैयार किया था मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग को पॉपुलैरिटी मिली इसी वजह से थी। खैर, तो मुमताज दौलताना के साथ इसका भुट्टो ने ये कंसीडर किया था कि हम उसके साथ जाएं। भाषानी के साथ भी बात हुई थी, लेकिन भाषानी की इतनी ज्यादा तफसील से नहीं हुई थी, क्योंकि भाषानी के साथ भुट्टो का जो है वो रिलेशनशिप इनडायरेक्टली मौजूद था। जब 65 में अयूब खान का इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फातिमा जिन्ना वाला, तो उस वक्त एक तजवीज ये आई थी कि जब कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टी बन रही थी, तो ये हुआ था कि अयूब खान के खिलाफ कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा किया जाए, ऐसा कैंडिडेट जो उसको बीट कर सके। तो फातिमा जिन्ना का नाम बाद में आया था, और उस वक्त नाम जनरल आजम खान का और भाषानी का। और उस वक्त ये वो वक्त है जब भाषानी जो है वो थोड़ा सा उसके बाद प्रो अयूब हुए थे और चाइना भी गए थे। और इनको वहां से ये लाइन दी गई थी कि ये तुम गलत कर रहे हो, अयूब खान के खिलाफ जो ये पूरी मूवमेंट चल रही है, ये अमेरिकन और इंडियंस बना रही है, और ये नहीं करनी चाहिए इस तरह से। भुट्टो जो था कन्वेंशन मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी था। भुट्टो का एक दोस्त था मसीहुर रहमान, जो कि नेशनल अवामी पार्टी में होता था, और वो भाषानी का दोस्त था। ये एक रिपोर्ट है, गैर मुसल्लिका अनकन्फर्म रिपोर्ट है, लेकिन ये इन राइटिंग कुछ तहरीरों में लिखा गया है कि भुट्टो ने भाषानी को मसीहुर रहमान के थ्रू 5 लाख रुपए की पेमेंट की थी कि तुम इसमें से हट जाओ अयूब खान को बचाने के। भुट्टो वाज द मास्टरमाइंड ऑफ अयूब खान। और भाषानी ने फिर भाषानी के साथ यहाँ पर जो थे नेशनल अवामी पार्टी में उस वक्त तक स्प्लिट नहीं हुई थी, पार्टी अंदर से स्प्लिट हो चुकी थी, लेकिन नेशनल अवामी पार्टी उस वक्त तक एक ही थी पब्लिक फ्रंट पर।
लेकिन अंदर-अंदर ग्रुप बन चुके थे। तो भाषानी केस का ग्रुप जो था, जो प्रो चाइना ग्रुप था, उसका वेस्ट पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं था। तो फैसलाबाद की पार्टी के ही लोग उसमें थे, जिसमें पंजाब में मेनली मेजर इसहाक जी, और अफजल जी। बख्श और सरहद में लेकिन जो थे वो अफजल बंगश और उनके ऊपर जो है वो वली खान का डोमिनेशन थी। और ये टसल शुरू हो चुकी थी वहां पर के वली खान और ये इन्होंने तकरीबन कैप्चर कर ली थी नेशनल अवामी पार्टी मगरबी पाकिस्तान जी। में, और मशरकी पाकिस्तान में भाषानी के पास ज्यादा बड़ा कंट्रोल था और मुजफ्फर अहमद का, प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद का छोटा सा ग्रुप था। उस वक्त ये भी हुआ था, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, मैं उस वक्त इतनी तफसील से तो नहीं तब वो मौजूद है हिस्ट्री में चीजें, लेकिन ये है कि भुट्टो के साथ भाषानी का रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता था, वो कोई बहुत ज्यादा तफसील से आगे गया ही नहीं। वहां से फिर इन्होंने पार्टी बनाने का फैसला किया था और इनको जे रहीम और डॉक्टर मुबशिर हसन ने ज्यादा जो है वो पुश किया था। और दौलताना की जहां तक मुझे याद है कि अभी जहन में नहीं आ रहा, जब हम 68 की मूवमेंट चला रहे थे और हमने लॉर्ड में आके लाहौर के लड़कों को और लड़कियों को इकट्ठा किया था, तो उसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, दौलताना की शायद बेटी भी कोई थी। जब पार्टी भी इसीलिए चाह रही थी कि भाई ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का एक ही फ्रंट हो, पॉलिटिकल फ्रंट, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट जिसको हो। ईस्ट पाकिस्तान में तो भाषानी को सपोर्ट थी कम्युनिस्ट पार्टी की वहां। पीपल्स पार्टी से पहले मगरबी पाकिस्तान में भी थी, भाषानी के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी बहुत विंग्स में थी। यहाँ इतनी इफेक्टिव नहीं थी, वहां ज्यादा इफेक्टिव थी। वहां कम्युनिस्ट पार्टी भी ज्यादा इफेक्टिव थी और यहाँ का जो उसका भाषानी का फ्रंट था वो भी इफेक्टिव इतना नहीं था। की वजह अगर थोड़ा सा आपको मैं शायद याद दिलाऊं, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जब नेशनल अवामी पार्टी बनी थी 1956 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने आजाद पाकिस्तान पार्टी, पहले सबसे पहले तो आजाद पाकिस्तान पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हुई थी जब सज्जाद जहीर का जमाना था। आजाद पाकिस्तान पार्टी फॉर वेरियस रीजंस को कभी भी पॉपुलर पार्टी नहीं बन सकी, हालांकि सारी कम्युनिस्ट पार्टी उसमें शामिल थी। हसन नासिर उसके में जो है काम कर रहे। फिर नेशनल अवामी पार्टी जब बनी तो ये पहला बड़ी पार्टी बनी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने दोबारा फुल स्केल पे शमूलियत इख्तियार की, और ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों जगह पर। और इस नेशनल अवामी पार्टी में जो है वो प्रॉब्लम सिर्फ ये हुई थी वेस्ट पाकिस्तान में, जहां तक मेरी समझ है, वो ये कि भाषानी इसके मेन लीडर थे जिनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी। वेस्ट पाकिस्तान में इनके साथ जो है वो वली खान थे। तो वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप जो थी वो प्रैक्टिकली वली खान को चली गई थी, और इनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के महमूदुल्लाह उस्मानी भी मौजूद थे। और वली खान की वजह से यहाँ पे वो विजिबिलिटी नहीं आ पाई, और फिर कम्युनिस्टों और वली खान में डिफरेंसेस पैदा शुरू हुए, क्योंकि यहाँ के जो कम्युनिस्ट थे वेस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान में भी वो किसान कमेटियों में काम कर, जो नेशनल अवामी पार्टी का पार्ट के तौर पे थी। और फिर बाद में आपको मालूम होगा कि वली खान के साथ झगड़े के नतीजे में किसान कमेटियों को जब अलग किया गया, तो अफजल बंगश और मेजर इसहाक और ये सारे जितने भी किसान कमेटियों में लोग थे, और यही वो वक्त था जब प्रो रशिया और प्रो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का डिवीजन आया 60s में। जब ये डिवीजन आया तो वली खान के साथ सीपीआई मॉस्को चली गई, और जो सीपीआई पीकिंग थी, तो फैलाबाद वाली ये लोग जो थे, इनके पास वेस्ट पाकिस्तान लेवल का लीडर नहीं था नेशनल अवामी पार्टी का, क्योंकि वो चला गया वली खान के साथ सारा। तो इनके साथ सेकंड टीयर या थर्ड टीयर लीडरशिप रह गई। वर्कर सारे इनके पास थे और लीडर उनके पास थे। और अफजल बंगश ने जो है वो मजदूर किसान पार्टी अलग कर ली थी 1968 में, लेकिन जो मेजर इसहाक वाला और पंजाब का ग्रुप था किसान कमेटी का, वो उस वक्त भी नेशनल अवामी पार्टी भाषानी ग्रुप को चलाता रहा, और उन्होंने फिर 1970 में मजदूर किसान पार्टी में को ज्वाइन किया।
तो ये जो मेजर इसहाक का ग्रुप था, जो पार्टी से भी अलग हो गया था, यानी तो फैलाबाद से तो अलग हो गया था, लेकिन नेशनल अवामी पार्टी भाषानी ग्रुप ये चला रहे थे। और तो फैलाबाद की पार्टी उसी वक्त स्विच हो गई थी फिर भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी बनाने की, क्योंकि उनको लगा था कि यार ये नेशनल अवामी पार्टी भाषानी अब वो चीज नहीं रही, वो व्हीकल या वो प्लेटफॉर्म नहीं रहा, हमें कोई नया चाहिए। तो उन्होंने, इनका एक टेक्टिकल डिसीजन हो गया कि पीपल्स पार्टी बनाते हैं इसके बजाय कि छोड़ो ना नैप को, क्योंकि उसकी एक शायद वजह ये थी कि नैप ईस्ट पाकिस्तान तो अलग थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली को पार्टी के कंट्रोल में नहीं थी। वेस्ट पाकिस्तान में लीडर्स कुछ जो थे वो प्रो मॉस्को पार्टी के साथ चले गए थे, वली खान वगैरह। जो प्रो पीकिंग नेशनल अवामी पार्टी में लोग थे पंजाब में, वो मेजर इसहाक के साथ सेपरेट हो गए थे। तो फैलाबाज ग्रुप का कोई कंट्रोल नहीं रहा था नेशनल अवामी पार्टी, ना वली खान ग्रुप में, ना भाषानी ग्रुप में वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। तो ट्रू वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ चले गए। ट्रू ये नवंबर 1967 में पीपल्स पार्टी डॉक्टर मुबशिर हसन के घर बन चुकी थी। 68 की मूवमेंट तो उस वक्त थी ही नहीं। जी जी। और लेकिन वो पार्टी बन गई थी, और ये वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसके पास कारकुन नहीं थे। वो क्राउड पुलर जरूर था, और उसने भुट्टो ने यूं खान के खिलाफ और ताशकंद की बिल्ली बाहर, गले में से बिल्ली बाहर निकालने के जो है वो, और एंटी इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके और पॉपुलैरिटी तो गेन कर ली थी उसने। और बिल्कुल 1965 में भी जो उसने सिक्योरिटी काउंसिल में 1000 साल तक जंग लड़ने की तकरीरें की थी, उसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान में उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। और डेवलप हो गई थी खासतौर पर पंजाब में और सरहद में, जो एक एंटी इंडिया एलिमेंट था वो जी बिल्ड हो गया था। और उसको फिर ये वर्कर्स की जो स्ट्रेंथ है वो फिर पार्टी ने ही दी। और जी पार्टी ने जो तुफैल अब्बास की जबानी मैंने सुना, और तुफैल अब्बास ने अपनी किताब में भी उसको लिखा है, जो उन्होंने सुबह की लगन अपनी किताब छापी है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि जब भुट्टो ये जब आया और उसने अपनी पार्टी बनाई और एंटी इंडिया और से ज्यादा प्रो चाइना और मजदूरों की और सरमायादारों के खिलाफ, और खासतौर पे जो डॉक्टर महबूबुल हक ने बाईस खानदान का उस जमाने में रिपोर्ट शुरू की थी, उसको भुट्टो ने पिक कर दिया था। और वो हर जगह बाईस खानदान, खून चूसने वाले सरमायादार और ये बातें करता था, जिसपे के पार्टी ने महराज मोहम्मद खान से कहा था कि इसको डॉग मेडिकल कॉलेज में बुलाए। रशीद हसन खान उस वक्त वहाँ सदर थे। और उसमें जब इसको बुलाया था तो इसने वहां पे इनकी पावर देखी थी, स्टूडेंट्स पावर, और पिंडी में आप लोगों को देख चुका था वो वहां पर, और वो मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। तो उस वक्त फिर पार्टी ने फैसला किया कि हम इसमें शामिल होते हैं। मेरा ख्याल है कि सीक्वेंस इस तरह से बनी थी, ये नहीं कि पार्टी इसको पहले भाषानी में ले जाना चाह रही थी और फिर वो पीपल्स पार्टी बनवाई। मेरा ख्याल है कि ऐसे इतना तफसील से चीजें नहीं थी। बहरहाल इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। तो अच्छा चले, अब वापस आते हुए आपने जे रहीम की बात की थी और ये पीपल्स पार्टी के लोगों की ना, जे तो रहीम उस की, और वक्त उसकी इसलिए कि अगर आपने पढ़ा हो सैयद बाबर अली जो पैकेजेस के हैं, इन्होंने भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी अभी पिछले दिनों लिखी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। खैर वो सियासी उस पे नहीं है। वो उसमें भी उसने एक जगह जिक्र किया है कि भुट्टो जो था, जब ये 50s में नुसरत भुट्टो और भुट्टो, ये अर्ली लेट 50s की बात है, सिकंदर मिर्जा और अयूब खान का नया नया जमाना, और सिकंदर मिर्जा जब भी मिनिस्टर बना, तो उन दोनों में एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट होता था जिसका एक छोटा सा इंडस्ट्रियल यूनिट कराची में भी था, और कमर्शियल उसकी ट्रेडिंग करता था। उससे भुट्टो और नुसरत भुट्टो की दोस्ती हो गई थी, सिंध क्लब वगैरह और डांस पार्टियां और इसमें और उसमें। वो चला गया वापस पेरिस, जे रहीम चला गया पेरिस एम्बेसी में। अजीज अहमद जो है वो सेक्रेटरी थे। और भुट्टो जब यहाँ से एग्जाइल होके गया, सेल्फ एग्जाइल 66 में ताशकंद के बाद, तो पेरिस में वो उस फ्रेंच जो था बिजनेसमैन, उसका ये मेहमान रहा है 3 महीने। और वहां पे जे रहीम ने
जो है वो इसको कन्विंस किया है कि तुम जो है वो सोशलिस्ट लाइन लो। और ये क्रेडिट जे रहीम को जाता है, मैं समझता हूँ। पार्टी तो बाद में आई इसमें हाँ, वो प्रोवाइड करने, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये क्रेडिट जे रहीम को ठीक है, जाता है। ठीक है। और जे रहीम बहुत पुराना मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस का आदमी था, और वो सन की किस्म का आदमी था, लेकिन वो सिंगल माइंड, वो अकेला आदमी था, वो किसी पार्टी वार्टी में नहीं हाँ, था। लेकिन उसने पूरे पॉइंट्स बना के दिए थे जो बाद में पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा हम्म, बने। और मुबशिर हसन से इसकी दोस्ती हम्म, थी, भुट्टो की। तो इन लोगों ने इसको इन्फ्लुएंस किया था कि तुम ये सोशलिज्म की लाइन लो, हम्म, और सारी दुनिया में पॉपुलर भी हम्म, थी। नेहरू भी वही कर रहा था। हम्म, श्रीलंका में बंदरा नाइके का एक बड़ा इन्फ्लुएंस था। हम्म, अर्जेंटीना और ब्राजील में सारी एक पूरी दुनिया में तहरीक चल रही थी सिक्सटीज हाँ, की। 68 में पेरिस में तालिब इल्मों की तहरीक चल रही थी। हम्म, तो वो एक उस बैकग्राउंड में भुट्टो ने वो पोजीशन ली। हम्म, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उसके पास कारकुन तो ढेले के बराबर नहीं थे, हम्म, नाम था बस उसका। हाँ, वो पार्टी ने बिल्कुल सही वक्त पे सही फैसला किया कि इसको हम जो है वो प्रो चाइना सोशलिज्म, मजदूर किसान राज, ये नारों की तरफ लेकर आएंगे, और पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया उन्होंने। ये बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल हैं। सही। मतलब उन्होंने रुख बदल दिया। उसके हाँ, बाद आज तक भुट्टो की नवासे उसका जो है वो फायदा उठा रहे हैं। उसका वो खा रहे हैं हाँ, आज तक। जो उसने लोगों के दिलों में भुट्टो ने अपनी जगह बनाई, और उनको लगा कि यार हम्म, जनता पाकिस्तान की तारीख में एक पहला लीडर है जो हमारी मजदूरों किसानों की बात हम्म, करता है। और वो अच्छा, उसको इस डायरेक्शन पे लाने वाला थी पार्टी थी। हाँ, ठीक है। मैं इसमें जो है ना, एक एक बात और ये ऐड करता चलूं कि इसमें पार्टी ने ये शऊरी तौर पे फैसला किया था कि भुट्टो के साथ जो भी लेफ्ट ओरिएंटेड एलिमेंट है उसके साथ हम अपने रवाबत जो है ना करीबी करेंगे, हम्म, बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें बिल्कुल। वो और उन्होंने पार्टी जिसमें एक्सपेंड की, बहुत बड़ी बंद है। उस हाँ, वक्त जितनी पार्टी एक्सपेंड हुई कभी भी नहीं हुई थी। कभी भी नहीं हुई थी। और वो उसमें हमने शेख रशीद जो हेल्थ मिनिस्टर बने थे, ये लोग पार्टी के मेंबर नहीं थे। जे रहीम हुआ, ये कुछ हुआ, तो जे हाँ, रहीम से अगर अगर ज्यादातर वो होगा तो महराज मोहम्मद खान बाद में जो है मुतल्लिक रहा होगा या किसी हद तक। और दूसरे जो है वो अ, लाहौर वगैरह में और दूसरी जगहों पे जो है, अब जैसे खुर्शीद हसन मीर भी की भी ओरिएंटेशन लेफ्ट की थी, मगर वो इतना ज्यादा जो है वो क्लियर थॉट्स का आदमी नहीं था। हम्म, तो मगर ये है कि उसके साथ भी रहे। तो इस तरीके से जो है हमने पीपल्स पार्टी के अंदर का भी जो लेफ्ट था हम्म। उसको वो भी हमारे करीब आ गया था। पूरा नेटवर्क बन गया था। इतना भाई आप इतना अंदाजा, इतना मतलब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ना इससे पहले कभी हुआ था, और हम्म, ना उसके बाद कभी हुआ। जी जी, और लेकिन बहरहाल चलने जो होना था हो गया, हो गया। गलतियां हो जाती हैं। हाँ, आ, ये तो जो बात तुम्हारी सही है कि जो हो गया, मगर इसको जो है ना एक ट्रू पर्सपेक्टिव में जो है, मैं चाहता हूँ कि जो भी अभी अभी हम ये काविश कर रहे हैं उसका ट्रू पर्सपेक्टिव तो हम इसमें रखें ना। नहीं नहीं, बिल्कुल। इसीलिए मैं चाहता हूँ ना कि भाई देखें, आप तो उसमें फ्रंट पर थे, आप तो वहां पे थे, हम्म, और उस लोगों में थे। भुट्टो आपके गले में हाथ डाल के बात कर रहा था, या महराज मोहम्मद खान की कर रहा था, या इस तरह के लोग जो थे वहां पे कर रहे थे। महराज मोहम्मद खान ने भी इस बारे में बाद में कोई जो है एक बहुत ही बेहतर किस्म का कोई तज्जिया नहीं पेश किया कि हुआ क्या था, क्यों हुआ था, और आगे क्या होना चाहिए उससे सबक सीखते हुए। हम्म, वो एक जज्बाती, वो क्योंकि उनकी जाहिर आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी, नहीं वो थी। एक जज्बाती लीडर थे, हम्म, और पॉपुलर लीडर थे, और बड़े वेल मीनिंग लीडर थे। मतलब ये सारे के सारे लोग अपनी अच्छा, नेक नियति से कर रहे थे। अच्छा, दूसरा आप देखें कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई तो हम्म, इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है भुट्टो ने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे टीमें बनाई थी जो कि मेन कैंपेनिंग में जो है मेन जलसों को एड्रेस करेंगे। हर जलसा तो वो एड्रेस नहीं खुद नहीं कर सकता था, हाँ, टाइम इतना नहीं। तो उसमें पिंडी से जो है खुर्शीद हसन मीर, पंजाब के लिए जो है खुर्शीद हसन मीर को रखा था, और कौसर नियाजी थे, और मैं था, और हनीफ रामे थे। ये चार पांच आदमी तो मुझे याद है।
ये थे, तो हम लोग वो जो भी है तो था ना, रशीद, शेख रशीद, जो किसान कॉन्फ्रेंस वाला, जो वाइस चेयरमैन बना था। किसान कॉन्फ्रेंस वाला रशीद शेख कौन सा? यार पुराना कम्युनिस्ट कारकुन होते थे ये रशीद। नहीं, एक तो रशीद जो थे, वो जो पीपल्स पार्टी में वाइस जब चेयरमैन थे ना जो, यार वाइस हाँ चेयरमैन हाँ बने थे। हाँ हाँ, वो रशीद रशीद थी जी, वो वो थे। बड़े बड़ी उम्र के सीनियर आदमी बड़ी थे। उम्र के, हाँ हाँ हाँ, वो रशीद। हाँ, उनका नाम, पूरा नाम मेरा ख्याल है, पता रशीद नहीं क्या। शेख था। अच्छा, शायद रशीद शेख होगा। तो वो भाई, वो वो जो है वो, हाँ, वो उन्होंने जब भी अपनी एक बात कर। किताब भी लिखी है याददाश्तों की, हालांकि अच्छा, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बिखरी बिखरी बातें हैं, लेकिन वो ये दादा अमीर हैदर के और उस जमाने के हाँ लोग थे। हाँ ये पाकिस्तान बनने से पहले किसान तहरीक में थे हाँ, पंजाब की। जी जी जी। और किसान तहरीक का जो एक जलसा हुआ था टोबा टेक सिंह में, वो क्या तोबा नाम टेक था? सिंह का हाला कॉन्फ्रेंस में ही तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया था इलेक्शन में शामिल होने का, इलेक्शन हम्म में हिस्सा लेने का अनाउंसमेंट किया था। हम्म। तो और ये वो वक्त था, देखो, ये वो वक्त था जब पार्टी ने विड्रॉ किया। हम्म और हाला में ही, अगर आपको याद हो तो, मखदूम तालिबुल मौला और ये गुलाम मुस्तफा जतोई, इन लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। जी, शमूलियत अख्तियार की थी। बदकिस्मती देखें कि एक साइड से फ्यूडल्स एंटर हो रहे थे और दूसरी साइड से कम्युनिस्ट बाहर निकल रहे थे। हम उनके लिए और ये स्पेस। रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ 1946 में, एक साइड से फ्यूडल्स मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे थे और हम्म, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दूसरी दरवाजे से पीछे बाहर निकल रही थी, पत्थर फेंक रही थी बाहर जाके। पता नहीं और यार, ये क्या 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 जहन था, क्या सोच थी, बस अफसोस ही मतलब आता है। आप खुद बस, अपनी फील्ड छोड़ के दूसरों को दे के बाहर खड़े हो जाएं, और हाँ, ट्रेन जा रही है, ट्रेन पे बाहर से पत्थर फेंक रहे हैं, अब ट्रेन गलत रास्ते पे चली गई है तो आप शिकायत क्या कर रहे हो? यार तुम खुद तो इंजन छोड़ के आ गए उसका, सही बात, अब तो सही वो बात। गलत ही जाएगी, कौन सा सही जाएगी वो? मैंने एक मौके पे जो है, जब ये हो रहा था, तो बल्कि मैंने कोई ओपन मीटिंग ही थी, बहुत बड़ा जलसा नहीं था, किसी हॉल वॉल में थी या क्या थी, कहाँ था, तो मैंने वो भुट्टो ने ये किया, भुट्टो, मैंने कहा भाई, व्हाई डू यू ब्लेम भुट्टो? भुट्टो इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, वी आर टू बी ब्लेम्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने हमने उसके लिए जो है जागीरदारों के गोद में धकेला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सारे बाहर निकल गए और वो लोग आ गए, तो भुट्टो की जो कमजोरियां थी, जो उसकी पर्सनैलिटी की कमजोरियां थी, वो सामने आ गई। और हम्म उसने वो रास्ता इख्तियार किया जो उसकी तबाही का भी बाइस बना और मुल्क की हम्म। तबाही का भी बाइस बना। अगर अच्छा, ये इसके ना किया होता कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो शायद ना हाँ, भुट्टो तबाह होता, ना मुल्क तबाह होता, बिल्कुल, ना मुल्क तबाह होते, ना कम्युनिस्ट पार्टी तबाह होती। ना कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन मैं जरूर इस पे चाहूंगा कि आप मजीद बात करें कि फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ रिलेशनशिप जिस तरह से बिल्ड होने शुरू हुए, पाकिस्तान के नौजवानों के, एनएसएफ के, तहरीक के, कम्युनिस्ट पार्टी के, वो किस शक्ल से गुजरे और किस तरह से मेच्योर हुए, उस पे आपका क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन इस तरह उसमें ये था कि पार्टी, इसमें जो है, नेचुरली वो जितना भी यंगर एलिमेंट था, यूथ था, वो तो सारा जो है इसकी तरफ, और फिर जो है मजदूर भी, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के, और लेबर क्लास के लोग, और गरीब लोग, और किसानों में भी। तो ये उसने जो है, वो जो भी एक, आप उसको रेटरक क्रिएट करके, उसने जो है वो पैदा कर लिया और अपने साथ जोड़ लिया। हम्म। तो ये तो यहाँ पे थी। फिर उसके बाद पार्टी, फिर ये, अब आती थी बात कि भाई, वो पीपल्स पार्टी को भी जो है ना, कोई शक्ल इख्तियार करनी है। हम्म। तो कोई शक्ल इख्तियार करने के लिए अब पीपल्स पार्टी के पास लोग नहीं थे, तो जहाँ पे लोग बिल्कुल नहीं थे, तो वहाँ पे जो है, हमें हमें हमने जो है, ये हमारी जो पार्टी थी, इन्होंने अपने लोग, आपके नॉलेज में, कि भाई कौन कौन से लोग जो है दाखिल किए। जैसे मुल्तान में इशफाक अहमद खान थे, बाबर थे, हम्म। पिंडी में जावेद हकीम कुरैशी थे, हम्म। कराची में जो थे, वो आपको बेहतर नॉलेज है, मुझे एक याद है, वो शायद
अजहर अब्बास भी थे शायद, जी, तो अजहर अब्बास भी थे। हाँ। और कराची पीपल्स पार्टी के सदर थे अजहर अब्बास। जी जी जी। अबू बकर थे। अबू बकर अ, थे। महराज मोहम्मद खान थे। मिराज मोहम्मद खान। हाँ, मिराज मोहम्मद खान तो मतलब है कि तो वो डे वन से जब भुट्टो भुट्टो हम्म। ने जो है जब छोड़ के आया था तो मिराज मोहम्मद खान को बुलवाया था अपने पास। हाँ नहीं, महराज मोहम्मद खान तो उसके साथ शुरू से थे। फिर उसके बाद महराज मोहम्मद खान फॉर्मली पार्टी के फैसले के मुताबिक पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे और शामिल हो। एनएसएफ से उन्होंने रिजाइन किया था। उसके बाद ही रशीद हसन खान सदर बने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब अच्छा, इसमें भी एक, अब जब बात करते हैं ना तो बीच बीच में हम्म। बातें आ रही हैं, तो मेरा बातें मैं करता जाऊंगा कोई बात नहीं। कि रशीद हसन खान की जब जो प्रेसिडेंट बने, अभी ये आप मुझे जो है ना कर सकेंगे, करेक्ट कर सकेंगे अगर अगर गलत हुआ। हम्म। तो पार्टी के उस वक्त जो महराज ने रिजाइन किया, फैसला किया कि भाई महराज वहां चले जाएंगे, तो फिर ये मरहला आया कि भाई फिर एनएसएफ की लीडरशिप किसके पास होगी, क्योंकि इस वक्त जो है बड़े इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं और एनएसएफ को जो है ना हम किसी सूरत में कमजोर नहीं कर सकते। तो एक हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई महराज जो को ना भेजा जाए। और हम्म। फिर उसके बाद तो फिर पार्टी ने ये फैसला किया कि नहीं, अगर हम महराज का वहां रहना ज्यादा जरूरी है और वहां रह के महराज जो है वो ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो भी हमारी बात है वो बिल्कुल। लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। तो बिल्कुल। फैसला हुआ कि अच्छा जी करना है। उसके बाद ये हुआ कि जी फिर हम पार्टी में जो है वो फिर अब एनएसएफ का क्या होगा। तो हम्म। एनएसएफ के लिए प्रेसिडेंट के लिए दो नाम कंसिडर हुए थे, एक रशीद हसन खान का, एक अली यावर का, इफ आई एम। सही है। तो अब ये रशीद हसन खान के लिए जो है जो लोग जो अली यावर की बात करते थे वो यही कहते थे कि जी अली यावर जो है वो अ, एक मास फ्रंट के लिए अच्छा आदमी है, तगड़ा आदमी है। और हम्म। वो जो है वो फेस हर किस्म के सिचुएशन को फेस कर सकता है। और वो डॉ मेडिकल कॉलेज से निकाल के बाकी कॉलेजों में इसने जो है एनएसएफ को पहुंचाया है। हम्म। और खास तौर से शायद गवर्नमेंट कॉलेज नाजमाबाद की बात हुई थी। तो हम्म। एनीवे और फिर ये कि भाई इस ये जो है ये शहनशाह हुसैन जैसे आदमियों को भी मुंह दे लेता है। हम्म। और ये इसके अंदर क्वालिटी है। तो हमें जो है इस टाइप का अब जो सिनेरियो चल रहा है इसमें हमें जो है ना एक ऐसा दबंग एनएसएफ को लीडरशिप चाहिए। ठीक है। ये दूसरा बात सही है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं जी, वो नजरियाती तौर पे जो है एक अच्छा आइडियोलॉजिकली, उनका ख्याल ये था कि रशीद हसन खान एज एन आइडियोलॉग हम्म। जो कि एनएसएफ को एक आइडियोलॉजी के बिल्ड कर सकेगा, वो बेहतर है। तो एनीवे जो मेरा अपना ख्याल ये है, आप सही कह रहे हैं, ये बात जरूर थी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो थोड़ी बहुत उस जमाने में बातचीत भी हुई मेरी, और जो मेरा अपना अंदाजा है वो ये था कि रशीद हसन खान जो था वो जाहिर है एक टाउ मेडिकल की वजह से एक हाई प्रोफाइल नाम तो था, एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर महराज मोहम्मद खान के साथ साथ चलने वालों में, और फिर एक अली याबर थे। अ, मेरा रशीद हसन खान सिर्फ एक मास या स्टूडेंट के लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट अपील तक था, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी बहुत कम थी। जबकि अली याबर को ये एडवांटेज था, जो उनके लिए शायद एक नुकसानदेह भी साबित हुआ, कि वो उनकी एक स्टूडेंट में अपील, एक मास लीडर, पब्लिक स्पीकर और पुरजोश आदमी और जलसे जुलूस और हंगामा कराने वाली सलाहियत भी थी, और पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की भी बहुत ज्यादा सलाहियत थी। मेरा ख्याल है कि पार्टी ने जो आखिर में फैसला रशीद हसन खान के लिए किया, और पता नहीं शायद सही उस वक्त अपने हिसाब से सही किया होगा, शायद सही हुआ या नहीं हुआ, बाद के वाकयात कुछ और हो जाते हैं, वो ये कि अली यावर पार्टी को पीछे से एनएसएफ को संभाल लेगा, रशीद हसन खान नहीं कर पाएगा, इसको फ्रंट पे रह लेने दो, पीछे से कंट्रोल अली यावर कर सकेगा। तो ये पार्टी का ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, तो इसको जो है पब्लिक जलसे वलसों में ज्यादा जाया ना करो, शायद ये एक सोच हो उस वक्त उनकी। और उन्होंने कहा होगा ठीक है भाई, स्टेज दे दो रशीद हसन खान को और पीछे से
कंट्रोल यावर कर लेगा। जिसकी वजह से ये हुआ कि रशीद हसन खान को प्रोमिनेंस ज़्यादा मिल गई और बाद में फिर एनएसएफ जब ब्रेक हुई, ज़ाहिर है उस वक़्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुस्तकबिल में जाके एनएसएफ ही टूट जाएगी और डिस्प्यूट्स आ जाएँगे आइडियोलॉजिकल और उसमें रशीद हसन खान कहीं और चले जाएँगे। तो रशीद हसन खान एक बड़ा हिस्सा तोड़ के ले गए अपने नाम की वजह से। अगर उस वक़्त वहाँ पे अली यावर होते तो शायद कहानी एनएसएफ की शायद दूसरी होती। बट एनीवे शायद मेरा ख्याल है ये वजह हो कि उनके ख्याल में अली यावर की ऑर्गेनाइजेशनल सलाहियतें रशीद हसन खान से बहुत ज्यादा थी। हाँ, बहुत ज्यादा थी। और नहीं, और रशीद हसन खान जो है वो डीएमसी ओरिएंटेड था खाली। हाँ हाँ हाँ, उसका मेनली डीएमसी था। सेंटर्ड डीएमसी सेंटर्ड कहना चाहिए। हाँ, हाँ, तो रशीद हसन खान की सारी इमेज बिल्डिंग तो पार्टी की वजह से और तहरीक की वजह से हो हाँ गई, वरना रशीद हसन खान में कोई, रशीद हसन खान तो बहुत कोई अच्छा मुकर्रर भी नहीं था। हाँ, कोई लीडरशिप एज सच क्वालिटी ना, वही ना मैंने कहा ना, मास उस वक्त क्योंकि मास मूवमेंट चल रही थी, तो मेरी जाती राय है कि भाई मास मूवमेंट के लिहाज से अली यावर वुड हैव बीन बहुत बेहतर बेटर होता है, चॉइस। बहुत बेहतर होता है अच्छा, अली यावर। हाँ कहानी जी। बदल जाती, लेकिन बहरहाल शायद पार्टी ने ये जो सोचा वो हो होगा। गया। हाँ, पार्टी ने सोचा। अच्छा, एक एक उड़ती उड़ती जो है सुनने में आई। अब देखे ना, जब डिफरेंसेस होते हैं तो बहुत से लोग बहुत करते हैं ना, बातें करते हैं। तो हम्म। अब पता नहीं उसमें इसमें किसी हद तक सदाकत थी या नहीं थी। वो लोगों का कहना ये था कि महराज मोहम्मद खान नहीं चाहते थे कि उनसे बड़ा कोई लीडर पैदा हो। हाँ, हो सकता है ये, वो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो बट आई डोंट थिंक ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल है, नहीं। लेकिन बहरहाल इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। बट हाँ, मुझे इसका, तो ये है, क्योंकि मेरा मगर ख्याल है आई उस डोंट वक्त के थिंक। लिहाज से देखो, सच्ची बात यह है कि महराज मोहम्मद खान खुद भी मास और पब्लिक स्टेज लीडर के बहुत बड़े थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी कुछ नहीं थी, कुछ नहीं ना थी वो जी। पार्टी में कोई बहुत सीनियर पोजीशन पे थे कि वो इन्फ्लुएंस कर सके। वो एक हम्म। मास लीडर थे। तो जी हाँ। वो उस वक्त के लिहाज से वो इतना ज्यादा क्लोज हो चुके थे, एक अच्छा मुकर्रर था, एक अच्छा जज्बाती वो थे, तो मतलब रशीद हसन खान से बहुत ज्यादा थे, और इस लिहाज से मैं समझता हूँ शायद अली यावर से भी शायद ज्यादा थे, कि हाँ, उन्होंने एक ज्यादा। बड़े अरसे में जो है वो अपनी पोजीशन एक मास लीडर के तौर पे डेवलप कर ली थी, और इसी वजह से वो भुट्टो के बहुत करीब भी हो गए थे, और भुट्टो उनको साथ भी रखता था। उसको हम्म। मालूम था कि इसकी तकरीरी सलाहियतों उसको मैं इस्तेमाल करूंगा, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, और भुट्टो के हिसाब से वो पार्टी का पॉइंटमैन भी था। ना वो इतने वो कुछ सीनियर थे पार्टी के कि वो फैसला कर सके। हाँ, हो सकता है रिकमेंडेशन उन्होंने की हो कि नहीं, रशीद साहब चला लेगा, कोई बात नहीं, आप कर लें, और यावर हाँ, पीछे से संभाल लेगा। मेरा ख्याल है हाँ। शायद यही फैक्टर रहा होगा कि यावर की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ उनकी उनकी एक वो नुकसानदेह बन गई उनके लिए। नहीं, मगर एक बात है, अगर खैर ये फिर डिबेटेबल है कि अगर उस वक्त ये फैसला होता तो दैट वुड हैव बीन बेटर। हाँ, नहीं, मेरी राय बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। मेरा ख्याल है नेसर की तारीख जब बदल जाती, बदल जाती वो। और इतना बड़ा स्प्लिट नहीं होता बाद में। तो हम्म। उसमें रशीद हसन खान टूट के चले गए। पहले तो ये बीच में तजब्जुब में रहे, इधर हैं या उधर हैं, और इधर हैं वो, क्योंकि बहुत बड़े डिसीजन मेकर और बहुत बड़े तो वो नहीं थे। लेकिन बहरहाल वो प्रेशर उस साइड से आया, और वो कुछ डिस्गस्टेड थे बांग्लादेश के मामले में भी और इन चीजों में, पार्टी की लाइन से, तो वो सेपरेट हो गए, जिसकी वजह से एनएसएफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अगर उस वक्त अली यावर वहां होता तो शायद ये एनएसएफ इस तरह से ना टूटती, और बहुत छोटा सा हिस्सा टूट के जाता, अगर जाता भी तो। हाँ, नहीं, वो फिर डॉ मेडिकल कॉलेज के हद तक का जाता हाँ, था। का मेडिकल का रह जाता, बहुत मामूली सा हाँ, हिस्सा होता, वो बहुत मुख्तलिफ होती, लेकिन हाँ। बहरहाल अब अब तारीख उसमें एक क्या करे। एक फैक्टर ये भी था कि जो एनएसएफ डिवाइड हुई काजमी ग्रुप और रशीद ग्रुप के नाम से, तो हमने जो पंजाब में ऑर्गेनाइजेशन की रशीद ग्रुप के नाम से की और रशीद हसन खान के नाम से की थी। हाँ, बिल्कुल, भाई पूरी पार्टी ने रशीद वो- हसन खान को लीडर बना दिया, मंशूर की हाँ, उसके ऊपर हाँ, टाइटल पेज पे तस्वीर। तस्वीर छापी उनकी। और हाँ, वो तो बिल्ड तो खुद पार्टी ने किया, और सही किया, मैं पार्टी समझता हूँ ने की। कोई ऐसी बात नहीं है, आदमी जो भी नहीं, अपने वो मास लीडर बनाता है उनको बिल्ड करता है। हाँ बिल्ड करता है, वो ठीक और है। मेरा ख्याल, मगर मैं जाती तौर पे समझता हूँ, मैं बहुत ज्यादा
कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट तहरीक की पे एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी में जाने का और जो कुछ भी उन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया, वो बुनियादी तौर पे फैसले सारे सही थे। हाँ, मैं समझता हूँ 2 फंडामेंटल गलतियाँ कर गई थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो क्यों कर गई आज तक समझ में नहीं आया। बहुत दफ़ा मैंने बाद में भी जाके 2012-13 में भी तोफ़ैल अब्बास से मिल के बहुत सुनने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा वो सुनते तो थे नहीं, अपनी सुनाते रहते थे बस। बड़ 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 हम्म, बड़ बड़ बोलते रहते थे। वो मैं हम्म, आज तक नहीं समझ सका कि एक तो ये सिंगल पॉइंट एजेंडा अयूब खान को हटाने वाला, उसमें पार्टी कैसे शामिल हो गई। तहरीक में और पीपल्स पार्टी में शामिल होने पे मुझे बिल्कुल नहीं। और दूसरा जो उन्होंने बहुत बड़ी एक फंडामेंटल गलती की, जो मैं समझता हूँ कि वो उसकी अगर वो ना करती कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान की, तो शायद पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। उन्होंने सब कुछ करने के बाद आखिर वक्त में जाके जो है वो अचानक इलेक्शन। इंतखाब या इनकलाब से करते हुए और वो बिछड़ गए। और उन्होंने पूरी फील्ड रोटियां पका के हाथ में दे के और उन्होंने कहा अच्छा साथी अब जा रहे हैं आप खाओ। आप तो वो हाँ, एक बहुत बड़ा फंडामेंटल गलती की थी। अगर ये बिल्कुल। नहीं करना था तो फिर तो भाई नक्सल बाड़ी वाली तहरीक चलाते हैं और आप हाँ, आर्म्ड स्ट्रगल करते। ये सब कुछ किया क्यों था? अगर किया था हम्म, तो फिर आप हम्म, आखिर वक्त में पीछे क्यों हट रहे हैं? मतलब हम्म, आज तक मेरी समझ में नहीं आया है कि किसने इनकी कहाँ अकल खाप्त हो गई थी, क्या इनके ऊपर इसको प्रेशर आया था कि इन्होंने कहा नहीं ये गलत हम कर रहे हैं, इस, बुर्जुआ सियासत, पर्ची नहीं बर्ची और इंतखाब नहीं इनकलाब, ये अच्छा नारे अब स्टूपिड इसमें नारे लगाने शुरू कर हाँ, बिल्कुल सही है, ये नारे स्टूपिड थे। अच्छा, ये आपने एक जिक्र किया है उसका अ, कौसर नियाजी को किस जो लेकर आए आप इस पार्टी में? भुट्टो साहब जो इसका है, नहीं, इसका कहीं मैंने जिक्र नहीं था जिस पर देखा। ये ऐसे हुआ था कि भुट्टो साहब जो है, जमात इस्लामी का जो ऑनस्लॉट था, खासतौर से जमात इस्लामी वाज इन द फोर फ्रंट इस ऑनस्लॉट में भुट्टो के खिलाफ। तो हम्म। भुट्टो उससे बहुत परेशान थे, और वो उन्होंने जो है एक मीटिंग में फ्रेशमैन में हुई थी, उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग थे और हमारी तरफ से भी थे, मैं था नहीं था और शायद एक आध कोई और, गालिबन हाफिज ताहिर खलील भी था। खैर ये बातें हुई तो उसमें भुट्टो साहब ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि भाई हमें जो है वो ये कोई एक जो है ना चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग किस्म का, इनको इनको जो है करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए। हम्म। तो उस वक्त खुर्शीद हसन मीर ने एक पीर साहब का नाम लिया था, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लेना पसंद करता। पीर साहब का नाम लिया था कि वो खासे वहाँ पे पॉपुलर है, उसे वो उस एरिया के हिसाब से बड़े पॉपुलर भी थे, तो उनको लिया जाए। हम्म। तो और वो मेरा ख्याल है कि वो ही वॉज फ्रॉम सेकंड जनरेशन ऑफ ओरिजिनल पीर। तो मीटिंग भी तय हुई, भुट्टो साहब ने कहा ठीक है कोशिश करें अगर आप समझते हैं। मैंने कहा जी मैं नाम नाम तो उनका है, उनकी फॉलोइंग भी है, मगर वो पूरे पाकिस्तान में किस हद तक है किस हद तक नहीं है, यहाँ तो है। तो कहने लगे कि मिल के देखें। तो रमजान के दिन से हम उनसे मिले, सार पे उन्होंने बुलाया, हर किस्म का एहतमाम था, और उन्होंने जो है बातें सुनी। बातें सुनी तो उसमें ख्वाहिश थी उनकी कि वो पीपल्स पार्टी में अगर भुट्टो साहब के साथ बैठ के वो ऐलान कर देंगे, आ जाएंगे, और वो जिस हद तक हो सकेगा डिपेंड करेंगे, अपने फॉलोअर्स को भी कहेंगे। तो हमने उस वक्त तो मीर साहब कहने लगे क्या कहते हैं, तो मैंने कहा कि अभी ठहर जाए। मुझे कुछ ज्यादा अपील नहीं किए थे क्योंकि वो अ, पीरी मुरीदी के तौर हम्म। पे, खालिस्तान पीरी मुरीदी के तौर पे थे। तो उसके बाद जो है ना, आने के बाद मीर साहब ने कहा क्या किया जाए। मैंने कहा भाई मैं, मेरा तो ख्याल है कि ये इतने मुअस्सर नहीं होंगे, और ये जो है ये हमारा जो है शॉट जो है मिस फायर ना हो जाए, तो लेट्स थिंक फॉर समबडी एल्स।
तो उन्होंने कहा कोई आपके ज़हन में नाम है? तो मैंने कहा एक नाम तो है मीर साहब, वो मुझे जो है नज़ीर नाजी ने एक ज़माने में, बल्कि उन्हीं दिनों में नज़ीर नाजी ने अप्रोच किया था। वो ख़ासा करीब तस्वर होते थे हमारे। तो उन्होंने कहा था जी कि उस वक्त वो कौसम न्याजी साहब उस जो, वक्त तो सहाफत में नहीं होगा नजीर नाजी। मेरे ख्याल थी 6 साल थे। थे, थे। और वो मौलाना कौसम न्याजी के साथ अटैच थे उसको। और वो हम्म, शहाब के शायद एडिटर थे या सब एडिटर थे, समथिंग लाइक। ठीक। तो कौसम न्याजी का था, वो लाहौर से निकलता था। तो उन्होंने कहा कि जी उनसे जो है, अगर आप कौसम न्याजी साहब जो है पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जमात को उन्होंने छोड़ा है, और आप भी जो है वो, आपका भी ताल्लुक जो है वो मतलब एंटी जमात आपका भी स्टांस है। वो उन्होंने जमात को छोड़ा है, वो भी एंटी जमात स्टांस लेंगे। तो वो कुछ पॉलिटिकल जो है ना, अपने अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। तो वो मेरे जहन में था, तो उनसे हम्म, हमने ये कहा था। बल्कि उस मीटिंग में जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो मीटिंग जब मुन्नू भाई पिंडी में थे शायद उस वक्त हुई थी, और मुन्नू भाई की मौजूदगी में हुई। तो खैर अब वो जहन में थी मेरे बात। तो मैंने मैंने वो बात जो है ना सीधा संदीप से कहा कि भाई अब तो साहब को मिलाएं। रिपोर्ट बैक तो करना था उन्होंने मीटिंग के हवाले से, और ये बात भी जो है ना मैं, तो वो उनके घर पे बैठे हुए खतीब संदीप ने ही मिलाया। फिर मिला के भुट्टो साहब को ये कहा कि हम लोग मिल के आए हैं, और मेरा तो ख्याल है कि अगर ऐसा बैठे हैं, इनका मुख्तलिफ ख्याल है, आप बात कर लें। मैंने बात की, मैंने कहा कि भाई मैं कौसर न्याजी का मैंने वहाँ पे उनको जिक्र किया कि भाई वो अभी छोड़ के आए हैं, तो सीनियर पोजीशन में छोड़ के आए हैं, और स्कॉलरली आदमी है, रिलीजियस स्कॉलर है, उनकी 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 गिरफ्त भी है। और वो, मेरा ख्याल है कि बेहतर जो है पाकिस्तान के लेवल पे उनको एक कन्फ्रंटेशन, एक हमें जो चाहिए कन्फ्रंट करने के लिए, वो बेहतर हो। तो भुट्टो साहब ने गो हेड सिग्नल दिया। हमने पिंडी का कन्वेंशन हमने करना था, एक पिंडी डिवीजन का ही कन्वेंशन था वो। पीपल्स तो पार्टी का या एनएसएफ का? एनएसएफ का था, एनएसएफ का। और ये 69 के अंदर की शायद बात है, जब हमने एनएसएफ को जो है ना रिवाइवल की बात शुरू की। अभी अभी इलेक्शन कंपेयर नहीं शुरू हुई थी। तो उस वक्त जो है वो एनएसएफ का जो पिंडी का कन्वेंशन था, तो उसके अंदर जो है इनको हसन न्याजी को, और वो क्या नाम है, भुट्टो साहब ने हनीफ रामे को डोमिनेट किया था कि ये भी आ जाएंगे, आप उनको भी। हम्म, वो वो कन्वेंशन जो था वो इस लिहाज से भी अहम था कि वो हमारा पहला ही कन्वेंशन था। कौसर न्याजी को बुलाया हमने। कौसर न्याजी तो पहले ही कांटेक्ट में थे कि भाई उन्होंने हमारे साथ मिलकर कोई पार्टी बनानी है, या जो भी उनके जहन में था। तो वहां पे जो है वो उस कन्वेंशन में हनीफ रामे भी आए, और ये भी कौसर न्याजी भी थे। और उसका साथ उसमें मेन इंतजाम हाजी नवाज खोकर का था, जो अच्छा। बाद में पीपल्स पार्टी में काफी आगे गए। आज उनके साहबजादे मुस्तफा नवाज खोकर हैं हम्म, पीपल्स पार्टी में, पॉलिटिक्स में। तो वो हाजी नवाज खोकर उस इलाके के मुअस्सर आदमी थे, और उन्होंने माशी तौर पे भी बेहतर थे मीशत। तो उन्होंने जो है हमारे कन्वेंशन में, उनके जरिए जो है हमने, वो उनका एक चिकलाला एयरपोर्ट के पास ही बड़ी बड़ी सी हवेली थी। वहाँ उन्होंने जो हमारे डेलीगेट्स थे उनके ठहरने का, क़याम तो आम का भी इंतजाम किया था। तो इस कन्वेंशन के हवाले से खुर्शीद हसन मीर ने भी तो हाजी नवाज खोकर को परसुएट करके ने हमारे साथ ताउन काफी किया था। और उन्होंने एक खाना रखवाया कि भाई कन्वेंशन के फौरन पे जो मेन है ये
ओपन सेशन के बाद, तकरीरों के बाद जो खाने का इंतजाम होगा वो हाजी नवाज खोखर के घर पे होगा, और उसमें ये हनीफ रामे भी और पसंद यादी भी सब ख्याल ये सब एतबार इसलिए किया गया था कि इन दोनों की मीटिंग करा के इनमें कुर्बत जो है, कोई कॉमन पॉइंट देखा जाए कि भाई पसंद यादी को जो है हमारी तरफ से भी कन्विंस किया जाएगा, और हनीफ रामे भी होंगे तो वो एक ऑप्टिक जाएगी कि ये भुट्टो साहब की तरफ से भी जो है ना इसमें तो ये सारा जहन में रखते हुए हमने वो किया। और वहाँ पे उन्हीं के घर पे फिर हाजी नवाज खोखर के घर पे खाने वाने के बाद मीटिंग हुई। उसमें जो है हनीफ रामे भी मौजूद थे, कौशल न्याजी भी मौजूद थे, खुर्शीद अमीर भी थे, हम भी थे। तो उस उसके अंदर पूरा रखा गया, बात रखी कुछ। मैं मेरी तरफ कौशल न्याजी ने देखा, मैंने हनीफ रामे से कहा कि आप रखिएगा कि भाई आप उनको दावत देते हैं पार्टी में आने के लिए। मेरी तरफ देखा तो मैंने मैंने कौशल न्याजी को यही कहा, मैंने कहा कि भाई इस वक्त जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो एक प्रोग्रेसिव सोच लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ रहे हैं, और जमात उनको कन्फ्रंट कर रही है, और जमात को कन्फ्रंट करने के लिए आपसे बेहतर आदमी कोई नहीं है। तो मेरी राय है कि आप जो है ना इस दावत को कबूल करें। तो वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। बात होके चली गई। फिर हनीफ रामे अपना जो है वो बात बात करके ये लोग चले गए, तो कौशल न्याजी साहब थोड़ी देर और बैठे, और फिर हम लोगों ने जो है वो बात बात हुई, करने लगे या फिर देख भाई मेरे पास तो एज सच कोई, मैं जब तक जमात में था तो जमात की मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, बैकिंग थी। अब जो है तुम मुझे पीपल्स पार्टी में जाने को कह रहे हो, तो वो तो भुट्टो साहब का, तो फिर हमने उसको समझाया पूरी बात कि वो सिर्फ भुट्टो साहब नहीं है, उसके अंदर जो है हम लोग भी मौजूद हैं, हमारी स्ट्रेंथ भी मौजूद है, और हम आप बेफिक्र रहें, भुट्टो आपको डिच नहीं करेगा। उसके जहन में ये था कि शायद भुट्टो मुझे इस्तेमाल करके डिच ना करता, तो हमने कहा वो डिच नहीं करेगा, हम लोग हैं, हम लोग खड़े रहें। कहने लगे अगर आप लोग खड़े हैं तो मैं गो हेड देता हूँ। लेटर ऑन वो इस तरीके से जो है, अब वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उनकी ख्वाहिश ये ख्वाहिश का इजहार तो किया था कि मैं भुट्टो साहब के साथ साथ में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें ज्वाइन करूंगा, ताकि मैंने कहा वो नहीं, बिल्कुल जायज ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पहुंचा भी दी थी। अब ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि वो वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था या भुट्टो साहब ने, इन्होंने अनाउंस कर दिया था, भुट्टो ने एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद। तो पार्टी में बहरहाल वो इस तरीके से आ गए, और उसके आने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी उससे जो है पार्टी के अंदर आते ही जो है एक तहलका सा मचाया। तहलका एक था, शायद आपको याद होगा कि शहाब में जो है वो एक वो छपा, एक नगमा नगमा शायद फिल्म स्टार थी और अच्छी डांसर थी, उनवे बलोरी अखवालिया हाँ हाँ, उसका वो जो बिल्कुल। है शहाब शहाब में वो छपा। उसकी उसकी भी एक बैकग्राउंड है, वो नजीर नाजी से भी बात हुई, ये भी हुई, वो नजीर नाजी ही की शरारत थी। उस पर कौशल न्याजी साहब थोड़ा सा रिलक्टेंट भी थे कि इस पे जो है ना बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो वो शहाब के टाइटल पेज पे उन्होंने एक बड़ी सी तस्वीर छापी थी, सुनवे बरोरी अखवालिया। तो उसमें जो है वो चेहरा जो है वो मौदूदी का लगा था, किसका? मौदूदी? मौलाना मौदूदी का। अच्छा अच्छा। तो, तो ये एक बहुत बड़ा मामला था। उस खैर उसके बाद बहरहाल नाजी ने कहा जी कि अब आप आए हैं तो फिर जरा दबंग तरीका तो अख्तियार करना होगा ना। तो किसी तरह खैर मैंने कहा नहीं, हम तो हैं, हम जो है आप ये जो भी चाहेंगे कि कहने लगे भाई यहाँ पे मेरे साहब के दफ्तर पे हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा फलाना। हमने कहा जी हम कोशिश करेंगे, हमारे लड़के गार्ड करेंगे, आप छापें तो सही।
तो वाकई लिटरली हमारे जो है लाहौर के जो साथी थे, उन्होंने फिर इसके बाद जो है ना, कुछ जो भी लड़के थे, उन्होंने शहाब के ऑफिस पे बैठे रहते थे, काफी काफी लोग। तो ये छप गया, ये छप गया, तो उस पर बड़ा हंगामा हुआ, जमात इस्लामी की तरफ से भी बहुत हंगामा हुआ कि ये क्या है। हमने फिर पिंडी में एक रखाई मीटिंग, क्या है वो, हमदानी, सफदर हमदानी ने रखी के जरिए, वो हमारा यूनिट का था वहां पे, करतारपुरा का यूनिट था या कौन सा यूनिट था, बहरहाल एक यूनिट था वहां पे, सफदर हमदानी ने एक मीटिंग रखी, उसमें क्वेश्चन आया। उसमें उन्होंने बड़ा तारीखी जुमला कहा कि इस पे जो है जमात इस्लामी वालों को कि भाई तुम जो है ना, इस पे इतना शोर होगा, ये वो, और चाह रहे हो कि मैं माफी मांगू और ये करूं वो करूं। हाँ, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, मगर मौजूदगी से नहीं, नगमा से। नगमा से मैं माफी, नगमा ने ये नगमा का मुझे फोन आया था, फोन आया था या नहीं आया था, हाँ, नगमा का वो तो मुझे फोन आया ड्रामा था। तो था, वो ड्रामा तो करता था। तो नगमा का मुझे, तो उनके कुछ अल्फाज यूं थे कि नगमा ने ये कहा कि जी, मैं तो जिस्म की नुमाइश करके अपना पेट पालती हूँ, लोग तो जो है मजहब को बेचते हैं, तो मेरा सर उनके ऊपर मजहब फरोशों के, मेरे जिस्म पे मजहब फरोश का सर क्यों लगाया। तो इसके लिए मैं नगमा से माफी मांगता हूँ। तो उसको लोगों ने बहुत, उस उनके स्टेटमेंट को भी पजीराई मिली थी, और इस तकरीर को भी, और लोग जो है बहुत जोश और खरोश में आ गए थे। तो वो एक जो जमात इस्लामी का ऑनस्लॉट था पीपल्स पार्टी की तरफ, जमात इस्लामी जो है फिर वो डिफेंसिव हो गई। इसमें एक जगह आपने कहा है कि बैराज जब लाहौर आए थे रिकंसिलिएशन के लिए, ये कौन सी रिकंसिलिएशन थी? लाहौर आए थे रिकंसिलिएशन के लिए। हाँ, हाँ 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 हाँ। ये भुट्टो साहब, भुट्टो साहब वो जब सरगोदा वाला जंग के बाद मसले में। सरगोदा वाले जलसे के बाद, सरगोदा वाले जलसे के बाद, अब पता नहीं मैंने उसमें कितनी तफसील आपको बताई हुई है। सरगोदा वाले जलसे के बाद से मैं, भुट्टो साहब मुझसे मिलना तो चाहते थे, मगर मुलाकात हो नहीं पाती थी। उन्होंने जाके कहीं जो है, फिर बड़े मियाँ से जो है, बड़े मियाँ का मेरे पास फोन आया था कि यार भुट्टो ये कह रहा है। दो बातें उसमें थी, और मैं बड़े मियाँ को भी जो है ना उसमें, लेकिन मतलब सच्चाई बोलने पे, और मतलब है कि एक चीज की हकीकत को रिकग्नाइज करने पे, बड़े बड़े मियाँ से भुट्टो ने शिकायत ये की कि भाई आपने जो है वो, उसने ये किया, तो आप उसको जो है वो, तो बड़े मियाँ ने कहा कि जी, मैंने भुट्टो साहब से ये कहा कि भाई आपको बुला लें, बात कर लें, वो मिल लें, जब आप जाए पंजाब तो। कह रहे मैं किससे मिलूं, मैं लाहौर जाता हूँ तो वो कहीं और चला जाता है, मैं वहां जाता हूँ तो वो कहीं और चला जाता है, तो जिस शहर में मैं जाता हूँ उससे वो किसी दूसरे शहर में चला जाता है, मेरा जलसा वहां रखा होता है, वो वहाँ जलसा कर रहा होता है। तो किससे मिलूं मैं, कैसे मिलूं मैं, तुमने तो उसे लीडर बनाया हुआ है। तो उस वक्त उन्होंने जो जुमला कहा, जो मुझे उन्होंने कन्वे किया, कि मैंने भुट्टो से कहा कि मैंने उसको लीडर नहीं बनाया है, मुझे वो बना बनाया मिला है, अब मैं उसे तराश रहा हूँ। वो 68 की मूवमेंट में, एंटी यूथ मूवमेंट के हवाले से मुझे बना बनाया। तो ये मुझे, मैं, इट वाज वेरी ग्रेट ऑफ हिम, तो पहले बात को, कि उन्होंने हकीकत बयान दी, और वो हकीकत उन्होंने शायद दो नुक्ता नजर से, कि भाई भुट्टो को भी ये फील ना हो कि भाई वो मेरे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में है, या कुछ ऐसा हाँ, तासुर उन्होंने दिया। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ, और मिराज मोहम्मद खान भी शायद उस मीटिंग में थे या क्या, तो कहा कि जी, अब जब भुट्टो साहब जाए तो आप इनके साथ जाएं, और असम से मैं टाई अप कराऊंगा कि वो आपकी। तो वो एक लाहौर की मीटिंग में, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग रखी गई थी। तो महराज तो उसमें नहीं आ सके थे, यूनिवर्सिटी की मीटिंग वो जहांगीर बदर ने रखाई थी। जहांगीर बदर की मीटिंग में जो है वो, या वो पहले हो गई शायद, हाँ, बाद में हो गई थी, मुझे सही याद नहीं आ रहा, मगर मैं वाकया बयान कर देता हूँ कि उसके अंदर जो है वो
मेराज शायद एक दिन बाद पहुंचे थे। हाँ, तो उस मीटिंग में जो है वो जहांगीर बदर मेरे पास आया तो कहने लगा कि यार असाम, मैं भुट्टो साहब को बुलाया है और मेरा ये है कि भाई मुझे पता है तुम्हारी जो है ना उनके साथ कुछ आजकल अच्छी नहीं है, तो ये मेरा मेरा फंक्शन है, तो आप जरा उसका तो मैं उसका उसका जहांगीर बदर और उसकी फैमिली का मेरे ऊपर बड़ा एक लिहाज से पर्सनल एहसान था कि उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, खासतौर से जब मैं अंडरग्राउंड होता था। ये वाकया में अलग से इसमें भी एक पहलू है, वो बताऊंगा बाद में। तो मैं कहा ठीक है यार, कुछ नहीं। और कहने लगे आपने आना हो तो आप आ जाए, मतलब बल्कि आप आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा कि भाई आपकी प्रेजेंस की वजह से जो थोड़ी बहुत जो आपके लोगों के अंदर है वो चीज जो है वो दबेगी। मैं कहा ठीक है। तो वो हम मीटिंग में मैं गया, बाहर निकले, मीटिंग वीटिंग खत्म हो गई, सब कुछ सही हो गया, लॉन में चाय का इंतजाम था। भुट्टो के साथ मीटिंग हुई थी? नहीं, भुट्टो ने जल अच्छा। अपना स्टूडेंट से खिताब किया, जो भी स्टूडेंट्स को उन्होंने जहांगीर बदर ने बुलाया था। जहांगीर बदर मुझसे कहा था, मैंने कहा था नहीं, मैं तकरीर उकरीर नहीं करता। खैर, बाहर जब हम लोग इकट्ठे हुए तो भुट्टो साहब और कौसर न्याजी और कुछ और पीपल्स पार्टी के लीडर जो है वो एक कोने में चाय पी रहे थे। मैं और कुछ और मेरे दोस्त दूसरे कोने में खड़े होकर चाय पी रहे थे। अब वो आई टू आई तो देख रहे हैं। हम्म। कौसर नियाजी ने वहां से आवाज लगाई कि हसाम साहब, ऐसी भी क्या बात है, चाय तो इकट्ठे पी सकते हैं, आप इधर ही आ जाएं। हम्म। मैं उधर ही चला गया। लोग मेरे साथ जो थे, हम टहलते हुए वहां चले गए और चाय की प्याली हाथ में थी। जहांगीर बदर भी वहीं पे मौजूद था और सलाम वालेकुम सलाम हुई। और भुट्टो साहब ने थोड़ा सा वहाँ रैश हो रैश की हाँ, रैश हो गए और कहने लगे कि आपने, अंग्रेजी में ही जुमला था उनका कि यू सरगोदा के जलसे का जिक्र किया, यू सेड दिस 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 दिस। मैंने कहा दिस इज नॉट द प्लेस टू टॉक, इट्स पब्लिक प्लेस, लेट्स वी विल सिट समवेयर एंड टॉक, आई कैन कम टू योर होटल एंड वी कैन डिस्कस। ओ, you talk to me publicly and I talk to you privately, this is what you will like, okay, if you like to have it publicly, I'm there, go ahead। तो इतने में जो है वो दो चार, हाँ, गो अहेड जब कहा तो कहना यस, व्हाट वुड यू लाइक टू से। मैंने कहा टुमारो, वुड यू लाइक टू हैव टुमारोज हेडलाइन दैट स्टूडेंट्स लॉक जुल्फिकार अली भुट्टो फॉर सो मेनी आवर्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी। वो समझ गया। जब मैंने ये जुमला कहा तो चार उनके जो हवारी थे वो मेरी तरफ लपके, तो भुट्टो ने हाथ से उनको रोक दिया, वो पीछे चले गए। ओके, देन वी मीट इन द बोरो इन द, बात हो गई। अच्छा, इतने हमारी बहस चल रही थी तो वो बेचारा जहांगीर बदर मुझे अभी भी थोड़ी को हाथ लगाने लगा, यार तू मेरा भरा है, तू मेरा भरा है, मेरी खातिर चुप कर जा, बस ना बोल। ये हुआ। मैं उसको कहा जहांगीर बदर को कि मैं चुप हो रहा हूँ, इनसे भी कहता हूँ। ये कह के फिर बात वहां पे रफा दफा हुई और भुट्टो साहब ने कहा ठीक है, मीटिंग होटल में जो है। तो महराज जब आया तो महराज ने कॉल किया और महराज इसी मकसद से आ रहा था कि इसको सॉर्ट आउट कराएगा। बीच में ये भी फ्लेयर अप हो गई बात। तो महराज था और शायद तारिक अजीज भी था साथ में। तो होटल की बात तय हुई, होटल में हम गए, तालिबन पैटीज थी शायद, पैटीज। तो वहां बैठे, हनीफ रामे भी था। बात निकली, बात निकली तो मैंने जो उस पे जो है मैंने कहा कि भाई ये आपको रामे, हनीफ रामे ने जो है ऐसे ही पॉइंट आउट कर। मैंने कहा ये इनकी मेरी बनती नहीं है, एक इनका जहन हमारे से नहीं मिलता है, और इनको इन्होंने जो है ना आपको मिस रिपोर्टिंग की। तो तुमने ये नहीं कहा कि भाई हम भुट्टो के अगर अवाम
कल कल भुट्टो की लाश को सड़क पे नहीं, हम भुट्टो की लाश को सड़क पे घसीटेंगे, ये नहीं कहा। फिर क्या कहा? मैंने कहा, मैंने ये कहा कि भाई भुट्टो साहब, आपको मुखातिब नहीं किया। मैंने कहा कि भाई आज के दौर में जो कुछ लोग भुट्टो साहब के गिर्द इकट्ठे हुए हैं, वो भुट्टो साहब को जो है अवामी सियासत करने के बजाय वो आपस के घेरे में फिर उसी अंदाज से ले रहे हैं जिस अंदाज से अयूब खान को लिया हुआ वडेरों ने और इन लोगों ने, वो फिर इसी अंदाज से ले रहे हैं। और उनके हवारी अयूब खान तो जाके बैठ गया, रिजाइन दिया और जाके बैठ गया, और लोगों ने उसको कबूल भी कर लिया कि वो सियासत से निकल गया, क्योंकि लोग उसको लेके नहीं आए थे, इसलिए वो सुकून से बैठा हुआ है इस्लामाबाद। लेकिन भुट्टो साहब, अगर पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया और पीपल्स पार्टी के हवारियों ने ऐसा किया, और मैंने फिर इशारा करके बताया कि इस किस्म के लोगों ने आपको अवाम के खिलाफ हजाराई पे खड़ा कर दिया, तो फिर जो अवाम है वो भुट्टो की लाश को सड़क पे घसीटेगी। इसमें गलत क्या है, आप मुझे बताओ। और लोगों ने ताली बजाई इस पे। जब लोगों ने ताली बजाई तो लोगों का जहन, मैंने बोला ना, मैंने आपके खिलाफ तो कोई तकरीर नहीं की, तो आप उसको अपने खिलाफ ले गए हैं। मैंने तो एक, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अयूब खान के साथ ऐसा नहीं हुआ, मगर भुट्टो के साथ ऐसा हुआ। ही केप्ट क्वाइट। उसने कहा, अच्छा छोड़ो इसको, लेट्स मूव अहेड। कोई उस पर बात नहीं, ना हनीफ रमे को कुछ कहा, ना ये। और मिराज मोहम्मद खान कहने लगा, अच्छा हाँ, उससे पहले जो है मिराज मुझसे कहने लगा, यार भुट्टो साहब को सॉरी कर देना, होटल कमरे के बाहर जाते हुए। सॉरी तो मैं नहीं कहूंगा, मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर उनको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो ना आए, मगर सॉरी मैं नहीं कहूंगा। मैंने जो सोचा है कि ये ऐसा होगा, वो ऐसा ही होगा, मैं गलत नहीं कह रहा, अगर ऐसा किया गया तो लोगों के साथ। खैर, महाराज ने थोड़ा कूल डाउन करके कि नहीं नहीं, अभी हमें झगड़ा नहीं करना है, अभी हमें साथ चलना है, आप लोग cool down। मैं कहा ठीक है, पार्टी का फैसला है, मैं कूल डाउन रहूंगा, क्या सॉरी वॉरी नहीं करूँगा। खैर वही बात हुई, ना उसकी नौबत आई, ना भुट्टो साहब ने कोई ऐसी बात की, ना कोई ये फाइन। उन्होंने जो है ना, महाराज ने कहा कि चलें, इजाजत देने लगे, तो महाराज ने कहा आप गले मिल रहे, तो गले। दिस इज हाउ दिस एपिसोड एंडेड। और मिला वो महाराज गले? करो जी। गले मिला फिर? जी मिला, मगर वो हनीफ रामे जो है बड़ी मायूसी के आलम में चेहरा उतरा हुआ एक कोने में खड़ा वो मौजूद था? मौजूद था, क्योंकि उसी का वाकया था ना सारा। हाँ, वो नहीं वो तो सरगोदा की मीटिंग में वो उस मौजूद था, उसकी रिपोर्टिंग की थी। नहीं, अगर वो मौजूद था जब आपने कहा कि नहीं मैंने ये नहीं कहा, गलत इसको बयान किया है, तो उसने नहीं कहा कि नहीं नहीं ये नहीं था, मैं वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर किया उसने? खामोश रहा। भुट्टो के सामने किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती थी, जब तक भुट्टो कहे ना। हम्म। भुट्टो ने ना उससे कोई सफाई ना उससे मांगी, ना वो कुछ बोला। अब ये भुट्टो के अपने अपनी एक टैक्टिक्स होती है या क्या थी, कि वो चीजों को जो है कूल डाउन करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कुछ चीजें खड़ी हो उसकी तरफ, ना उसने देखा, ना उसने उसका सवाल किया, ना कुछ किया, वो खामोश। वो था डॉक्टर मुबशर थे, मुस्तफा खर थे, देख, देखते रहे। और ये बाद में फिर मेरे भुट्टो का रवैया सख्त रहा या ठीक हो गया? ठीक था, ठीक था, मतलब है कि सख्त नहीं, मगर भुट्टो को ये अंदाजा हो गया कि इस आदमी के साथ जो है ना, वो बदतमीजी वाला लहजा जो अमूमन एक फ्यूडल जहनियत का होता है, उससे वो उसका मुजाहरा कभी नहीं हुआ। इसके साथ हमारी तीसरी नशिस्त का अख्ताम होता है। डायलॉग विद हिस्ट्री के अपनी इस सीरीज़ की चौथी नशिस्त में हम हसन मुल्लक के साथ इस मौजू पर बात करेंगे कि किस वजह से और किन हालात में पीपल्स पार्टी के में शमूलियत करने के बाद
पार्टी के कुछ लोगों ने और तरक्की पसंद कारकुनों ने इलेक्शन से पीछे हटने का फ़ैसला किया और इंतखाब या इनकलाब 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 के नारे लगाए।